293 में जो चैप्टर है एम करीब में, उसमें से पूछिए क्वेश्चन 30 से पहले कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है, बोलिए। पेज 297 बुक है एम करीम, क्वेश्चन नंबर है 30। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्रिज्म ऑफ रेफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री। एक प्रिज्म है जिसका रेफ्रैक्टिव एंगल कितना है, 90 डिग्री दिया हुआ है। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्रिज्म ऑफ रेफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री एट एन एंगल 30 डिग्री। और कितना पर इंसिडेंट हुआ है, 30 डिग्री पर। तो यहाँ से फिर रिफ्रैक्शन हुआ होगा, यहाँ पर होगा, ये आर होगा, ये हमारा आई है। हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया हुआ है। ये फर्स्ट सरफेस हमारा है, फर्स्ट, और ये हमारा सेकंड सरफेस है। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस क्या होगा, 1 इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू 3/2 इंटू साइन आर, यानी 1/2 इक्वल टू 3/2 इंटू साइन आर, यानी साइन आर इक्वल टू 1/3, यानी 0.33 आया साइन आर का मान। देखिए ध्यान से। और आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। तो वी हैव साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 यानी 0.5 होता है ना। इसका मतलब ये जो आर है, हेयर आर क्या है, वो छोटा है किससे, 30 डिग्री से। 0.5 से कम है ना, यानी 30 डिग्री से छोटा एंगल है यार। अच्छा, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये मान लीजिए यहाँ पर R1 होगा ना। तो हम जानते हैं वी हैव आल्सो R प्लस R1 इक्वल टू एंगल A, यानी R प्लस R1 बराबर 90 डिग्री, यानी R इक्वल टू 90 डिग्री माइनस R1। देख रहे हैं आप। तो चूंकि R1 का मान 30 डिग्री से छोटा है, इसलिए R का मान 60 डिग्री से बड़ा होगा। सिंस चूंकि R1 छोटा है 30 डिग्री से, इसलिए R क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 60 डिग्री से। पहले ये समझ में आया कि नहीं। ये मैं कल भी कहा था, बड़ा छोटा हम लोगों को दिक्कत होते रहता है। R1 30 से छोटा है ना, तो अगर ये 30 हो जाता तो ये 60 हो जाता, ये 30 से कम होगा तो ये 60 से ज़्यादा होगा। नाउ साइन IC क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, क्या होगा, बाहर में हवा है 1 रियल मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा डेंसर मीडियम का डिवाइडेड बाई 3/2 यानी 2/3, 0.66 होगा। देख रहे हैं आप। तो 0.66 जो मान है IC का, तो हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री कितना हो जाता है, एक मिनट ये 1.732, साइन 60 डिग्री तो 1.732, 1.732 0.8 समथिंग ज़्यादा हो जाएगा। साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1.414 0.7, यानी हियर बट साइन 45 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√2, यानी इसको ऊपर नीचे गुना कर दें हम √2 से, तो क्या हो जाएगा, √2/2 यानी 1.414/2 यानी 0.707 ये होगा। तो देखिए 45 डिग्री का मान 0.707 है ना, और ये साइन IC का मान 0.66 है, यानी 45 से कम है IC। हेयर IC जो है वो क्या है, छोटा है किससे, 45 डिग्री से छोटा है ना। तो IC छोटा है 45 डिग्री से, जबकि R1 आपका कहाँ गया, यहाँ लिखने में गड़बड़ है, लेकिन आपका जो R1 है वो क्या है, 60 डिग्री से बड़ा है, यानी क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, बड़ा है। तो रे उधर निकलेगा उधर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जाएगा। लिखेंगे
कि एट सेकेंड सरफेस एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 is greater than IC, therefore ray of light will not emerge out या emerges out, emerges out बाहर नहीं निकलेगा। अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। बात को गौर से समझिए, एक बार फिर समझाने दीजिए मुझे, फिर उसका नोट करिएगा। देखिए मैंने ये कहा कि सबसे पहले इस 30 डिग्री जो हमको पता है, इससे हमने R का मान जान लिया, और R और R1 मिलकर 90 होता है। हमने यहाँ लिख दिया है R और R1 मिलकर 90 होता है, ये होता है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जो R1 होगा वो 90 माइनस R होगा, और R का मान हमने यहाँ देख चुका है कि 30 से छोटा होगा, तो R1 60 से बड़ा होगा। और क्रिटिकल एंगल इस यहाँ पर इस दोनों सरफेस के बीच में क्रिटिकल एंगल जो है वो 45 से कम है। तो क्रिटिकल एंगल 45 से कम है और एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी R1 का मान 45 से ज़्यादा है, यानी 60 से भी ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रे बाहर नहीं निकले। ठीक है, समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? बोलिए, नोट कर लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कैलकुलेट द रेफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म, यानी ए का मान निकालना है किसी प्रिज्म का जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ आपको 3/2। इफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन ऑफ इट्स फेस, एक फेस पर, यानी अगर हम प्रिज्म बना दें यहाँ, तो इसके एक फेस पर एक फेस पर, ये हमारा फर्स्ट फेस जिसको बोल सकते हैं आप फर्स्ट, और ये सेकंड फेस है। इस पर रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होता है, यानी लंबवत ऐसे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हुआ ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। सरफेस पर लंबवत है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, समझ में आ रहा है? और ये एंगल ऑफ प्रिज्म यही जानना है आपको। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल A है, तो ये 90 माइनस A होगा। सोच के बोलिए। अब ये देखिए, ये नॉर्मल है, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ कितना होगा 90, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना एंगल होगा 90, उसमें ये 90 माइनस है तो कितना बच गया A। याद रखिए हमेशा जब भी प्रिज्म के एक सरफेस पर रे लंबवत आए, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो, तो दूसरे सरफेस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यानी R1 का मान होगा वो A के बराबर होता है हमेशा, यानी R1 जो है वो A के बराबर होगा, एकदम दिमाग में रखिए। ये हो गया। तो कह रहा है कि नॉर्मली ऑन वन ऑफ इट्स फेस इमर्जेज फ्रॉम द अदर फेस जस्ट ग्रेजिंग इट, और इस दूसरे सरफेस पे छूता हुआ है, इसको ऐसे छूता हुआ निकल जाता है रे ऑफ लाइट। इसका मतलब ये जो एंगल है वो किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तभी ऐसा संभव है। ओके, तो यानी ए का मान वही होगा जो क्रिटिकल एंगल का मान होगा, यानी साइन ए बराबर होगा साइन IC के। और आप जानते हैं बाहर में रेयर मीडियम हवा है, तो ये रेयर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, यानी 2/3। यानी आप देख रहे हैं कि ए बराबर IC होगा, साइन ए बराबर साइन IC, तो ए बराबर IC, और ये 2/3 का मान 42 डिग्री के आसपास आता है, 45 से कम 42 डिग्री के आसपास आता है। वैसे आप ऐसे ही साइन इनवर्स 2/3 लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2/3, लेकिन इसको तोड़िएगा तो मुझे जहाँ तक याद है लगभग 42 डिग्री के आसपास आता है। कोई दिक्कत? और कोई सवाल है? फटाक से पूछ लीजिए। और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। इस चैप्टर में और कोई क्वेश्चन? क्या मैं आगे थ्योरी बढ़ाऊं या कुछ पूछना है और इधर उधर? आगे थ्योरी बढ़ाऊं? पहले आप इसको तुरंत तेजी में नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज जो हम अब पढ़ने वाले हैं
ये आज का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगा। लेंस मेकर्स इक्वेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं। लेंस मेकर्स इक्वेशन नाम से ही स्पष्ट है कि आप प्रॉपर फोकल लेंथ या पावर का लेंस तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं इसके मदद से, इसलिए इसका नाम है लेंस मेकर्स इक्वेशन। ओके, लेंस मेकर्स इक्वेशन लेंस मेकर्स इक्वेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन लेंस क्या है ये तो हम आपको बताए नहीं अभी तक। थोड़ा लेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं पहले, अच्छा रहेगा कि पहले लेंस के बारे में चर्चा कर लें। तो आइए देखिए लेंस क्या है। तो कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई भी पारदर्शक माध्यम जो दो सतहों से घिरा हो, कोई भी पारदर्शक माध्यम जो दो सतहों से घिरा हो, जिसका कम से कम एक सतह अवश्य कर्व हो, टेढ़ा हो। कम से कम एक, दोनों टेढ़ा हो सकता है, लेकिन कम से कम एक को तो कर्व होना ही होगा, तभी लेंस होगा। आप क्या सर दोनों सीधा हो जाएगा तो स्लैब बन जाएगा, ग्लास स्लैब, ग्लास की पट्टी बन जाएगी, तब वो लेंस नहीं होगा। यानी लेंस होने के लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम का होना जरूरी है, पारदर्शक माध्यम का होना जरूरी है, साथ ही साथ दो सतहों में से एक सतह को कर्व होना आवश्यक है। यानी लेंस किसे कहते हैं तो बोलेंगे एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस and at least one surface must be curve। एक सतह अवश्य ही कर्व होना चाहिए। कोई दिक्कत? लेंस को दो कैटेगरी में मुख्य रूप से बांटा गया है। लेंस को दो कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन आगे चलकर हर एक कैटेगरी को तीन तीन भागों में बांटा गया है। एक जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं आप, और कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। और दूसरा कॉनकेव लेंस, और इसी को हिंदी में इसी को दूसरा नाम इसका डाइवर्जिंग लेंस है, और डाइवर्जिंग लेंस, इसको अवतल लेंस कहते हैं हिंदी में, अवतल लेंस। बात समझिए, कन्वर्जिंग लेंस को देखिए, जैसे डाइवर्जिंग लेंस है इसको अपसारी लेंस कहते हैं, और कन्वर्जिंग लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं हिंदी में। कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी, एक बिंदु पर इकट्ठित करने वाला, और डाइवर्जिंग मतलब फैलाने वाला, अपसारी बोलते हैं। ये प्रत्येक लेंस, यानी ये लेंस और ये लेंस तीन तीन भागों में बांटा गया है, तीन तीन भागों में। लेकिन चूँकि जिस ग्रुप से ये बिलोंग्स करता है, ये कॉन्वेक्स के ग्रुप से बिलोंग्स करता है, इसलिए इसके नाम के आखिरी में कॉन्वेक्स शब्द लगे रहेंगे। ये भी तीन भागों में बांटा गया है, इसको भी। जैसे दोनों उभरा हुआ हो, इसको बोलते हैं, जब दोनों उभरा हो तो बोलते बाई कॉन्वेक्स। जरा देख लीजिए, दिखता है कि नहीं? दिख रहा है? एक प्लेन हो और एक उभरा हुआ हो। एक प्लेन है, एक उभरा हुआ है, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। अपने ग्रुप का नाम अंत में लगा हुआ है कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और एक धंसा हुआ है, एक उभरा हुआ है, तो कॉन्वेक्सो
कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। आप गौर कर रहे होंगे कि हम हर बार जब बात करते हैं तो अंत में कॉन्वेक्स लगाते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स प्रजाति क्या है, उसका सरनेम है। जैसे हमारे यहाँ झा, मिश्रा, फलना चिलना सरनेम लगाता है ना लोग, तो ये सरनेम उसका है, उसके लास्ट का सरनेम है, यानी किस प्रजाति से ही बिलोंग्स करता है वो लास्ट में इसका लगा हुआ है। अब देख सकते हैं कि बीच में फुला हुआ है, तो कॉन्वेक्स का असली पहचान है कि बीच में मोटा होगा, किनारे पर पतला होगा। देखिए सब तीनों में बीच में मोटा है, किनारे पर पतला है। जबकि कॉनकेव की बात करेंगे हम तो उस कंडीशंस में बीच में पतला होगा और किनारे पर मोटा होगा। क्योंकि दोनों भाग ध्यान दें दोनों तरफ धंसा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे बाई कॉनकेव लेंस। अब देखिए एक प्लेन है, बीच में देखिए धंसा हुआ है, देखिए तो प्लेनो कॉनकेव लेंस, इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। और इसको देखिए ये किनारे पर मोटा है और बीच में पतला है, एक धंसा हुआ है, उभरा हुआ है। चूँकि ये कॉनकेव प्रजाति के बीच में धंसा हुआ है, इसलिए कॉनकेव बाद में रहेगा। तो कॉन्वेक्सो पहले लिखेंगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। देख रहे हैं, तो जिस ग्रुप का है कॉनकेव का तो अंत में कॉनकेव 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 लगा है, कॉन्वेक्स का तो अंत में कॉन्वेक्स 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 लगा है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव का जो असली पहचान है कि कॉन्वेक्स का बीच में फुला हुआ होता है और कॉनकेव का बीच में पतला होता है। असली देख के पहचानने का तरीका समझ गए हैं। अब देखिए हम यहाँ से आगे लेंस मेकर इक्वेशन चर्चा करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि पहले ये परिचय आप नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी मैं लेंस मेकर्स इक्वेशन शुरू करता हूँ। लेंस मेकर्स इक्वेशन, ये हमारे बोर्ड के लिहाज से 5 नंबर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। क्रैश कोर्स में इन्हीं सब क्वेश्चनों को करवाया जाएगा, स्पेशली इसी सब चीज़ों पर बात की जाएगी। उसमें लेंस क्या होता है इस पर बातें नहीं होगी बेटा इसको। तो आइए देखते हैं लेंस मेकर्स इक्वेशन। मैं यहाँ पर एक लेंस बना रहा हूँ। ध्यान रखना है कि आप लोगों को थिन लेंस पढ़ना है। आपके सिलेबस में थिन लेंस है, नॉट थिक लेंस। ऑनर्स क्लासेस में थिक लेंस भी पढ़ना है, पर आपको क्या पढ़ना है? थिन लेंस, पतला लेंस। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक लेंस है। हमने यहाँ पर फिलहाल बाई कॉन्वेक्स लेंस लिया है, दोनों तरफ उभरा हुआ है। इसका ये पहला सरफेस है, ये पहला सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। दूसरा सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप सोचेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये कुछ देर बाद समझ में आएगा। और ये जिस मीडियम में रखा हुआ है, मान लीजिए कि μ1 मीडियम में रखा हुआ है, जिसके दोनों तरफ μ1 मीडियम है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में आएगा तो μ1 ही आएगा, एक तरफ μ1 एक तरफ μ3 भी हो सकता है। एक साल ऐसे पूछा हुआ है क्वेश्चन, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। और ये μ2 मीडियम उसका लेंस के मटेरियल का, लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। फिलहाल जो सिचुएशन अभी दिख रहा है मैं उस पर बात करता हूँ। यहाँ देखिए ये वो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे पहले सरफेस से इंसिडेंट हुआ और यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद थोड़ा सा ये झुक गया और दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद ये कुछ ऐसे यहाँ फाइनल इमेज बना ली। एक रे सीधा गया जो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए सीधे निकल गया। अब जानते हैं एक पॉइंट का इमेज बनाने के लिए 2 रे का सहारा लेते हैं, दोनों रे जहाँ काटेगा वहाँ इमेज बनेगी। इस पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन जो यहाँ पर हुआ था, इसको अगर पीछे बढ़ाया जाए, यहाँ से पीछे बढ़ाया जाए,
तो देख रहे हैं पहला सरफेस रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बन रहा है वो कहीं इस जगह I1 पर बन रहा है और सेकंड सरफेस रिफ्रैक्शन के बाद I पर बन रहा है। पहले हम परिचय करवा लेते हैं कि μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, और μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। कोई दिक्कत? O is an object placed in medium μ1. O is an object placed in medium μ1 and I is an image in medium μ1 also। μ1 में मीडियम μ1 में ही I भी है। अब हम इस लेंस को दो हिस्सों में बांटते हैं। वी ब्रेक दिस लेंस इन टू पार्ट्स, रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकंड सरफेस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, इस फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं हम अभी। यहाँ देखिए पहला सरफेस का हम फिर बनाते हैं, ये हमारा ऐसे है। ये फर्स्ट सरफेस कैसे हुआ समझिए, ये एक स्फीयर का पार्ट होगा, ये एक स्फीयर का हिस्सा होगा, देख सकते हैं। उतना बढ़िया गोल से नहीं बना, लेकिन आपके समझने के लिए इतना भी गोल काफ़ी है क्योंकि आप भगोल नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके एक तरफ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 का मतलब हो गया कि यहाँ से सेंटर से इसकी दूरी जो है, इसका जो सेंटर होगा पहले का, उससे जो दूरी होगा ये R1 होगा। मैं यहाँ ये सब दिखाना नहीं चाह रहा था। और इसके बाईं तरफ जो मीडियम है वो हमारा μ1 है, और दाईं तरफ जो मीडियम वो क्या है, μ2। ये कर्व सरफेस हमारा देख रहे हैं आप लोग। चलिए O कोई ऑब्जेक्ट है और इससे इस पर इंसिडेंट हुआ, आप चाहे तो इससे नॉर्मल भी मिला सकते हैं। देख रहे हैं ये नॉर्मल हो गया, समझ में आ रहा है ना, सेंटर से मिला देते हैं सरफेस नॉर्मल हो जाता है। और C1 नाम क्यों, क्योंकि पहले सरफेस का सेंटर है इसलिए C1, दूसरे का था C2। यहाँ से रे कुछ ऐसे हो गया है, देखिए ना, ये देख रहे हैं, ये रे यही रे यहाँ दिख रहा है। अब ये पीछे बढ़ाएं तो कहीं यहाँ पर इमेज, यानी फर्स्ट सरफेस के लिए O ऑब्जेक्ट है तो I1 इमेज है, फर्स्ट सरफेस के लिए O ऑब्जेक्ट है तो I1 इमेज है। बात समझ रहे हैं? फॉर फर्स्ट सरफेस O is an object and I1 is its image in medium। I1 किस मीडियम में है, सोच के बताओ, μ2 में है। क्योंकि मैंने कई बार सिखाया है कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश जिस मीडियम में जाती है तो ये रे देखिए यहाँ से और यहाँ से रिफ्रैक्शन होकर ऐसे जा रही है। क्योंकि आगे बढ़ाने पर नहीं काट रही है तो पीछे बढ़ाने पर काटा तो यहाँ इमेज हुआ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रेफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड इमेज पॉइंट। तो रेफ्रैक्टेड रे आगे बढ़ाने पर नहीं काटेगा, पीछे बढ़ाने पर काटा तो इमेज पॉइंट हुआ। हमारे बेसिक ज्ञान को कई बच्चे भूल जाते हैं और इसीलिए उनको प्रॉब्लम होती है। तो मीडियम, अब चूंकि यहाँ पर कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। 1/f इक्वल टू, याद करिए, μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सॉरी, मैं यहाँ
बोलने में मुझसे मेरा जवान फिसल गया, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस माइनस रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इमेज माइनस रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। पढ़ा चुके हैं। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कर्व सरफेस से सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस का ख्याल नहीं रखना है, ध्यान रखना है। इस फॉर्मूला के लिए विशेष रूप से याद रखना है आपको। यहाँ क्या होगा, तो इमेज का मीडियम या इमेज का मीडियम जो हमारा क्या है, μ2 है। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इमेज μ2 डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस, यानी ये हमारा p हुआ। क्योंकि पतला लेंस है, अगर इसको p करें तो ये और ये दोनों किनारे तो p के पास है, इसलिए ये हमारा p है। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस क्या होगा, pi1 माइनस रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो जिससे रे इंसिडेंट होता है। रे किससे इंसिडेंट हो रहा है, μ1 से, तो μ1 हो गया रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, po बराबर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इमेज यानी μ2 माइनस μ1 रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर पहला सरफेस रेडियस पे क्या है, r1 इक्वेशन 1 हो गया। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस। देखिए हम यहाँ फिगर बनाते हैं सेकेंड सरफेस का। सेकेंड सरफेस के लिए गौर करिए आप, I1 का ही ऑब्जेक्ट पॉइंट है। क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा सेकेंड सरफेस के लिए, तो जहाँ पर इंसिडेंट रे काटता हो, तो इंसिडेंट रे ये है, ये देखिए ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों आगे बढ़ाने पर कटेगा नहीं, तो पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, कहाँ काटा, I1 पे, यानी हमारा I1 है उसके लिए ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, I1 है हमारा उसके लिए ऑब्जेक्ट, और इमेज फाइनल कहाँ बन रहा है, I पर। देखिए ये यहाँ पर मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, समझाने के लिए ये एक स्फीयर का पार्ट होगा, किसी स्फीयर का, उसका सेंटर कहीं होगा। ये एक स्फीयर का, ज़्यादा बनाना नहीं चाहता हूँ, किसी स्फीयर का पार्ट होगा और उस स्फीयर का कहीं सेंटर होगा। तो मान लीजिए कि उसका सेंटर कहीं यहाँ है, ये हमारा C2 है सेकेंड स्फीयर का, और उसका ये रेडियस R2। बात समझ में आ रहा है, हाँ। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि फॉर सेकेंड सरफेस I1 इज एन ऑब्जेक्ट इन मीडियम, किस में, इधर कौन मीडियम है, μ2, इस सरफेस के इधर कौन मीडियम है, μ2, इधर कौन मीडियम है, μ1, और इधर है μ1। तो I1 इज एन ऑब्जेक्ट इन मीडियम μ2 and its image is I in मीडियम, किस मीडियम में, μ1 होगा। अब इसके लिए हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस लगाएंगे, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, इतना पहले आप आराम से उतार लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। हम बाईं तरफ के हिस्से को मिटा लेते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन का फार्मूला लगाते हैं। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस क्या होता है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इमेज। तो हमारा जो इमेज फाइनल इमेज आई है वो किस मीडियम में है, μ1 में, तो μ1 डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस, तो ये भी p ही होगा, तो क्या होगा, pi माइनस रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा तो I1 है ना, क्या होगा, और इसका मीडियम कौन सा है, μ2, μ2 बटा pi1 बराबर इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स यानी इमेज का माइनस ऑब्जेक्ट का डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R2।
देखिए मैंने कहीं भी साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है। मैंने पहले भी कहा है कि लेंस मेकर इक्वेशन में जब रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगाते हैं तो लेंस मेकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सॉरी साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो इसको पहले लिख लेते हैं। ये क्या है, μ2/πi1 माइनस μ1/po, और इसका LHS लिख लेते हैं, इसका वाला यहाँ है, प्लस μ1/pi माइनस μ2/pi1 बराबर वो क्या है, μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ1 माइनस μ2/r2। तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा, μ1/pi माइनस μ1/po बराबर μ2 माइनस μ1/r1, और इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा, μ2 माइनस μ1/, समझ में आया माइनस कैसे हुआ। अब μ1/pi माइनस μ1/po और μ2 माइनस μ1 कॉमन लेंगे, 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ भी μ1 कॉमन ले, दोनों में अच्छा होता, कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से μ1 कॉमन ले लेते हैं। समझ में आया क्या किए, इस μ1 से भाग दे देते हैं, क्या हो जाएगा, 1/pi माइनस 1/po और μ2 माइनस μ1/μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए यहाँ पर हेयर PO क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैंने पहले कहा साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है, यानी सीधे U, और PI क्या है, इमेज डिस्टेंस, यानी क्या होगा V, ये क्या होगा, देयरफॉर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, इसको भाग दीजिएगा μ2 में μ1 से, क्या होगा μ2/μ1 और μ1 भाग दीजिए क्या होगा -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, इसमें एक लाइन और, क्योंकि लेंस मेकर्स कह रहे हैं ना मैं, एक लाइन और क्या, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। हमने पढ़ा है लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। मैं थोड़ा ऐसे मिटा लेता हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अभी देखिए, यहाँ मैं घेर देता हूँ, आपको इससे ऊपर ही बात करना है। वी हैव 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, देयरफॉर इस 1/v माइनस 1/u को क्या लिखेंगे, 1/f, 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा लेंस मेकर्स इक्वेशन हो गया। अब देखिए हमको कितना फोकल लेंथ का लेंस चाहिए और उस लेंस को किस मटेरियल से बनाना है और किस मीडियम में इस्तेमाल करना है, देख रहे हैं आप। तो किस मटेरियल का बनाना है, किस मीडियम में इस्तेमाल करना, उस हिसाब से R1 और R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर सेट करेंगे तो हमको प्रॉपर फोकल लेंथ मिल जाएगा। समझ रहे हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के एडजस्टमेंट से हमें डिफरेंट फोकल लेंथ मिलेगा, बशर्ते कि किस मटेरियल का बनाना है और किस मीडियम में इस्तेमाल करना है ये पता हो तो। इसलिए इसका नाम है लेंस मेकर्स इक्वेशन। ये बोर्ड में 5 नंबर प्रूफ करने के लिए पूछता है। दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स इक्वेशन या फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो आज यहीं तक, अगले दिन देखेंगे आगे।